जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुनील कुमार डीएसपी एकेडमी जहांपुर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पहली क्लास आपको पढ़ाई है वर्णमाला की, वो आपकी कंप्लीट होने के बाद अब आपका दूसरा टॉपिक बनता है संज्ञा का। इसमें एक आपका टॉपिक दे रखा है संज्ञा। इसमें संज्ञा, वर्णमाला, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, जिसमें आपका एक वर्णमाला टॉपिक पूरा हो चुका है। अब बारी आती है आपकी संज्ञा की, और संज्ञा से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखना है। तो संज्ञा, पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि संज्ञा कहते किसको हैं। संज्ञा की परिभाषा पूछी जाती है कि संज्ञा कहते किसको हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। किसको? नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, कि नाम, इस दुनिया में जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम है, और नाम है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। और आपने पढ़ा भी होगा, छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ध्यान रखना, संज्ञा क्या है? नाम है। संज्ञा क्या है? नाम है। तो नाम ही क्या होगा बच्चों? संज्ञा होगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं संज्ञा के भेद की बात करते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, संज्ञा के भेद होंगे 3। कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। कौन कौन से होंगे? नंबर 1 आएगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 होगा इसमें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 होगा इसमें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। नंबर इसकी, अगर हम बात करें संज्ञा के भेद की, तो 3 भेद होंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगर हम देखें जातिवाचक संज्ञा को, तो इसके 2 भेद होते हैं। इसमें ही आपका एक द्रव्यवाचक समूहवाचक संज्ञा जाती है। इसमें एक आपका समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा, और इसमें ही आपकी जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान रखना कि संज्ञा के भेद पूछेगा आपसे, तो इसके भेद बताने हैं आपको 3। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर हम बात करते हैं कि जातिवाचक के कितने भेद होते हैं, तो इसके 2 भेद होते हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होंगे। संज्ञा के भेद कितने होंगे? अगर सिंपल पूछेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 2 बताने हैं। कौन कौन से? 3 बताने हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और यदि पूछेगा अर्थ के आधार पर कितने भेद होंगे, तो आपको इसके 5 भेद बताने होंगे। कितने बताने होंगे? 5 भेद बताने होंगे। कौन कौन से होंगे? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और नंबर 3 आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। और नंबर 4 आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5 हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। नंबर 5 क्या हो जाएगी? इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा संज्ञा के भेद, तो बताने होंगे 3। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। और आपसे पूछे समूहवाचक और द्रव्यवाचक किसके अंतर्गत आती हैं, तो जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। और यदि आपसे मालूम करें कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होंगे, तो आप बताओगे 5। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं।
चलो आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि उत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के भेद, उत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के भेद की बात करते हैं तो आपको 3 बताने होंगे। कितने बताओगे आप? 3 बताओगे, ठीक है। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति बोलते हैं और या रचना के आधार पर बोलते संज्ञा के कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। कौन कौन से? नंबर 1 हो जाएगा ऋण, नंबर 1 हो जाएगा ऋण संज्ञा, नंबर 2 हो जाएगा योग ऋण संज्ञा, योग ऋण संज्ञा, और नंबर 3 हो जाएगा यौगिक संज्ञा, नंबर 3 हो जाएगा यौगिक संज्ञा। ठीक है बच्चों। नंबर 1, अगर हम बात करते हैं व्युत्पत्ति या उत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के भेद की, तो 3 भेद बताओगे, ऋण संज्ञा, ऋण संज्ञा और यौगिक संज्ञा। ठीक है। कौन कौन से? ऋण संज्ञा, ऋण संज्ञा और यौगिक संज्ञा। ठीक है। और हम बात करते हैं नंबर 1 पढ़ेंगे हम। अच्छा, और अगर हम बात करें, हाँ देखो ध्यान से रखना, अगर हम बात करें मूल रूप से संज्ञा के भेद, मूल रूप से अगर हम बात करते हैं मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होंगे, मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होंगे, संज्ञा के भेद कितने होंगे, तो आप 2 बताओगे। नंबर 1 क्या बताओगे? यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, और नंबर 2 बताओगे आप भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और भाववाचक में केवल भाववाचक संज्ञा आती है, भाववाचक संज्ञा आती है, भाववाचक संज्ञा आती है। और यथार्थवाचक में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और इसमें आपकी व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, इसमें आपकी समूहवाचक हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या जाएगा? समूहवाचक भी इसमें आएगा। और इसमें भैया आपका एक बचा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक भी इसी में आएगा। ठीक है। यानी कि यथार्थवाचक, अगर हम मूल रूप से संज्ञा के भेद पढ़ते हैं तो आपको 2 बताने होंगे। नंबर 1 यथार्थवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में केवल भाववाचक संज्ञा आती है, और यथार्थवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा सब आ जाती है। ठीक है। और अगर मैं और बात करूं भाववाचक की, तो ये संज्ञाएं क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। ये संज्ञाएं क्या होती हैं? आपकी अगणनीय होती हैं, यानी अगणनीय भी कह सकते हैं उसको, अमूर्त भी होंगी, अदृश्य भी होंगी। ठीक है। यानी कि अमूर्त होती हैं, अदृश्य होती हैं, और हम इसको काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक या भैया अवास्तविक होती हैं। ठीक है। तो आपसे पूछ लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा अमूर्त होगी, अदृश्य होगी, काल्पनिक या अवास्तविक होगी? तो आपको क्या बताना होगा? भाववाचक संज्ञा बताना होगा। ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ यथार्थवाचक संज्ञा की, तो यथार्थवाचक जो संज्ञा होती है, यथार्थवाचक जो संज्ञा होती है, ये आपकी मूर्त होगी, ये आपकी दृश्य भी होगी, और ये आपकी भैया वास्तविक भी होगी। ठीक है। दृश्य भी होगी और भैया वास्तविक भी होगी। ठीक है। कौन कौन सी? देखो, मूर्त होगी, दृश्य होगी और वास्तविक होगी। ठीक है। आई बात समझ में? जो आपकी यथार्थवाचक संज्ञा है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा 4 की 4 इसमें आ जाती हैं, और भाववाचक संज्ञा किसमें आ जाती है? आपकी भाववाचक में आ जाती है। ठीक है। और जो आपकी भाववाचक होती है, आपकी अमूर्त होगी, अदृश्य होगी। भाई भाव है, भाव दिखाई नहीं देते, केवल हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमारे अदृश्य होते हैं। ठीक है। वास्तविक नहीं होंगे, केवल हम कल्पना कर सकते हैं, हाँ ये मेरा दोस्त है, यह मेरा दोस्त है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? हम
काल्पनिक या भैया अवास्तविक बोलेंगे। अमूर्त होगी, ठीक है। और यदि हम यथार्थवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो वो मूर्त होगी, दृश्य होगी। कोई व्यक्ति है तो वो हमें दिख रहा है, कोई व्यक्ति है दिख रहा है तो वो क्या हो गया, दृश्य हो गया। और वास्तविक तो है ही है, तो इसलिए क्या होगी, हमारी वास्तविक होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखते हैं। यदि हम बात करते हैं उत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के भेद तीन होते हैं, ऋण संज्ञा, ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा। तो यहाँ तक कितना पढ़ा हमने, पहला पढ़ा हमने संज्ञा कहते किसको है। तो ध्यान रखना, नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। और यदि आपसे किताबी डेफिनेशन पूछे तो क्या पूछेगा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें संज्ञा के भेद कितने होंगे। यदि सिंपल पूछेगा संज्ञा के भेद कितने हैं तो आप बताओगे तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर कहोगे कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहाँ चली गई, तो ध्यान रखना द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये जातिवाचक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती हैं, जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होंगे, तो आप बताओगे सर 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाई साहब भाववाचक, ठीक है। कितने, भाववाचक, ठीक है। कोई दिक्कत। फिर हमने बताया आपको कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होंगे, तो आप बताओगे 3। कौन कौन से, ऋण, योग ऋण और यौगिक, ठीक है। अब बात करते हैं हम पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति बोलते हैं, उत्पत्ति बोलते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं लेनी। व्युत्पत्ति या भैया रचना के आधार पर, रचना के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो कितने बताए थे मैंने आपको, 3 बताए थे, ऋण, योग ऋण और यौगिक, ठीक है। तो पहले मैंने पढ़ेंगे हम ऋण, ऋण संज्ञा, ऋण संज्ञा, ठीक है। ऋण संज्ञा, ऋण संज्ञा किसे बोलेंगे, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक न हो, जिनके खंड सार्थक न हो, यानी कि जिनके खंड, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, ठीक है। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक हो, निरर्थक मतलब कि सार्थक न हो, या कह सकते हो उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, तो क्या कहलाती है, आपकी ऋण संज्ञाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख देना, ऐसी संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जिनके, जिनके खंड निरर्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, ठीक है। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि टुकड़े करने पर, के टुकड़े करने पर, टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, कोई अर्थ न निकले, ठीक है। टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले क्या कहलाते हैं, आपके ऋण संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम में आ जाए कमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि कमल में कौन सी संज्ञा होगी, कमल में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको बतानी है ऋण संज्ञा होगी, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कल, कल, तो इसके टुकड़े करोगे कोई अर्थ निकलेगा, कै जमा ले, ना तो कै का अर्थ निकलेगा ना ले का अर्थ निकलेगा, तो क्या कहलाएगा, आपका ऋण संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोई नाम आ जाए, जैसे कोई नाम आ जाए, जैसे कोई नाम आ जाए, मैंने लिखा राम, टुकड़े कर दोगे तो कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सब किसमें हो जाएंगे, आपके ऋण संज्ञा में हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में, यानी जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा भैया, आपका ऋण संज्ञा कहलाएगा। जैसे भैया हाथ हो गया, हाथ
है, जब हाथ में लिखूं, जैसे मैंने लिखा हाथ लिखा, तो टुकड़े करेंगे है जमा या हा जमा थे, कोई अर्थ निकलने वाला है? कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो संज्ञा क्या होगी यहाँ पर आपकी? ऋण संज्ञा होगी। पहले लिख दिया मैंने, तो दोनों को अलग अलग लिखूंगा तोड़ के, तो कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आपकी ऋण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 आता है इसमें योग ऋण संज्ञा। नंबर 2 क्या आता है? योग ऋण संज्ञा आती है, और इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। इसके टुकड़े हो जाएंगे, अर्थ भी निकलेगा, लेकिन अर्थ क्या निकलेगा? विशेष निकलेगा। क्या निकलेगा? अर्थ विशेष निकलेगा, ठीक है। तो लिख लो इसमें कि इस संज्ञा के खंड सार्थक होते हैं, किंतु अर्थ विशेष निकलता है, किंतु अर्थ विशेष निकलता है, ठीक है। यानी इस संज्ञा के खंड सार्थक होते हैं, किंतु अर्थ क्या निकलता है? विशेष निकलता है, ठीक है। और ध्यान रखना, एक पॉइंट याद रखना, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, यानी कि बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल, बहुव्रीहि समास के उदाहरण सब कहाँ जाते हैं? आपके योग ऋण संज्ञा में जाते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, सब के सब कहाँ जाएंगे? योग ऋण संज्ञा में जाएंगे। जैसे आपसे पूछ ले, जैसे लिखा हुआ आ जाए भैया दशानन, तो क्या करोगे? 10 जमा आनन। तो देखो 10 इसका भी अर्थ निकला 10, और आनन माने होता है सिर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अर्थात रावण। तो देखो ना तो 10 मोस्ट रहा, ना आनंद मोस्ट रहा, तो मोस्ट कहाँ? अर्थ कहाँ निकल गया हमारा? सीधा रावण पे निकल गया। तो यहाँ संज्ञा कौन सी होगी? आपकी योग ऋण होगी, ठीक है। जैसे दूसरा लिखा हुआ जाए, जैसे सरसिज या पंकज लिख दे, जैसे पंकज लिख दे, तो इसके तोड़ेंगे हम पंक जमा जय होगा उत्पन्न होना, तो यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला था, कौन होगा? कमल। तो ना पंख मोस्ट रहा, ना जय मोस्ट रहा, तो क्या बन गया हमारा? सीधा कमल, ठीक है। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर? योग ऋण संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ जाए चक्रपाणी आ जाए, तो चक्र जमा पाणी, ठीक है। पानी यानी कि हाथ में, तो क्या आ जाएगा? विष्णु जी। क्या आ जाएगा? विष्णु जी आ जाएगा, श्री विष्णु जी हो जाएंगे। तो ना तो चक्र मोस्ट रहा, ना पानी मोस्ट रहा, तो अर्थ क्या निकल गया हमारा? विष्णु जी निकल गया। तो संज्ञा कौन सी होगी? योग ऋण संज्ञा होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नोट करो। फिर मैं बात करता हूं यौगिक संज्ञा की। फिर अगर मैं देखता हूं भैया, इसके बाद आती है आपकी नंबर 3 पर आती है आपकी यौगिक संज्ञा। तो यौगिक संज्ञा क्या होगा? इसके खंड क्या होंगे? सार्थक होंगे, अर्थात दो शब्दों के योग से मिलकर बनी संज्ञा क्या कहलाती है? आपकी यौगिक संज्ञा कहलाती है। तो ध्यान रखना, इसके खंड सार्थक होते हैं, खंड सार्थक होंगे। खंड सार्थक योग ऋण में भी थे, लेकिन अर्थ क्या निकल जाता? विशेष निकल जाता, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ नहीं निकलने लगा। और आपको ध्यान रखना है, ये दो शब्दों के योग से मिलकर बनती है, ठीक है। ये दो शब्दों के योग से मिलकर बनती है, दो शब्दों के योग से मिलकर बनती है। अच्छा, एक शब्द भी होता है यौगिक के नाम से, कि यौगिक शब्द, ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है। ये शब्द के भेद भी होते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, यौगिक संज्ञा पूछ ले चाहे शब्द पूछ ले, क्या होगा? दो शब्दों का मेल होगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान कर लेना, एक नोट कर लेना ये पॉइंट
नोट कर लेना कि यौगिक शब्द एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है संकर शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द और संकर शब्द। तो यौगिक शब्दों में ध्यान रखना दो शब्दों का योग होता है। कितने का? दो या अधिक शब्दों का योग। किसमें लिखना? शब्दों का योग, शब्दों का योग होता है। ठीक है, यौगिक शब्द में क्या होता है? शब्दों का योग होता है। संकर शब्द क्या होता है? दो भाषाओं का योग होता है। ठीक है, क्या होगा इसमें? दो भाषाओं का योग होगा, दो भाषाओं का योग होगा। ठीक है, दो भाषाओं का योग होगा। तो ध्यान रखना, यौगिक शब्द पूछ ले या यौगिक संज्ञा पूछ ले, यौगिक संज्ञा की परिभाषा दो शब्दों से मिलकर बनेगी और इसके जो खंड होंगे वो सार्थक होंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं संकर शब्द की। दो भाषाओं के योग से मिलकर बना शब्द, दो भाषाओं के योग से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं आता है? फिर मैं बात करता हूँ, देखो यौगिक संज्ञा इसके खंड सार्थक होते हैं, ये दो शब्दों के योग से मिलकर बनती है और इसमें क्या जाएगा? जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें विद्यालय। क्या जाएगा? विद्यालय। तो विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय। तो देखो विद्या जमा आलय अर्थ क्या निकलेगा? विद्यालय निकलेगा। अगर कोई तीसरा अर्थ निकल जाता तो संज्ञा बन जाती योग ऋण, और नहीं निकल रहा है तो भैया क्या बनेगा? आपका यौगिक संज्ञा बनेगी। ठीक है, तो विद्या जमा आलय दोनों शब्दों से मिलकर बन गया, क्या बन गया? विद्यालय। ठीक है, जैसा दूसरा देखो देवालय, देवालय। तो देव जमा आलय, देवालय। जैसे तोड़ेंगे हम तो क्या निकलेगा? देव जमा आलय। ठीक है, अर्थ क्या निकलेगा? देवालय ही निकलेगा। ठीक है, और जैसे आ जाए एक एक, जैसे आ जाए आपका एक एक, तो ये क्या बनेगा? एक जमा एक, एक एक, एक जमा एक। तो ऐसी संज्ञा क्या कहलाएंगी आपकी? ऐसी संज्ञा आपकी यौगिक संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, ऐसी संज्ञा क्या कहलाती है? आपकी यौगिक संज्ञा कहलाती है। यानी कि आपको पता होगा, यदि रूढ़ संज्ञा किसे बोलेंगे? जिसके खंड निरर्थक होंगे अर्थात टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, तो वो क्या होगा? आपका रूढ़ संज्ञा होगी। और जिसके खंड सार्थक तो होंगे लेकिन अर्थ क्या निकल जाएगा? कोई विशेष निकल जाएगा, तो ऐसी संज्ञा आपकी योग ऋण संज्ञा कहलाएंगी। और ध्यान रखना, यौगिक संज्ञा जिसके खंड सार्थक होंगे, अर्थ दोनों का सेम होगा टुकड़े करने पर भी और वैसे भी, और दो शब्दों के योग से मिलकर बनेगी। ठीक है, दो शब्दों के योग से मिलकर यौगिक संज्ञा बनती है, यौगिक शब्द बनता है, और दो भाषाओं से मिलकर क्या बनता है? आपका संकर शब्द बनता है। ठीक है, क्या बनता है? संकर शब्द बनता है। ठीक है, जैसे इसमें विद्यालय, देवालय, एक एक, एक एक को तोड़ोगे तो एक जमा एक, उसी तो बोलेंगे एक एक, एक एक, एक जमा एक, एक एक करके, तो एक एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता? चलो आज के लिए इतना ही रख देते हैं, बाकी देखेंगे कल। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होंगे, कि अर्थ के आधार पर कितने होंगे, अर्थ